अर्थशास्त्र विषय से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले आप तमाम सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का मैं मृत्युंजय सिंह बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विगत 2.5 सालों से वीडियो क्लास और लाइव क्लास की जो श्रृंखला है वो अनवरत जारी है। टीजीटी और पीजीटी के पूरे सिलेबस पर आधारित 500 से अधिक वीडियो क्लास और लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। जितने भी नए छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, ये हमारा संपर्क नंबर है। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कंप्लीट किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के हर टॉपिक से जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम लोगों ने विमर्श करने का प्रयास किया है। और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को कंप्लीट करने के बाद आज एक नया टॉपिक शुरू किया जा रहा है। टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय आय का मापन। चलिए हम लोग बिना देर किए आज के टॉपिक पर आए। आज का टॉपिक में हम लोगों का जो चर्चा है वो केंद्रित रहने वाला है आय के चक्रीय प्रवाह पर। आय के चक्रीय प्रवाह से अलग अलग टाइम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी हम लोगों का पैनी नजर रहने वाला है। चलिए हम लोग ये समझने का पहले प्रयास करें कि आय का चक्रीय प्रवाह है क्या। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग जो पहला प्रश्न है आज हम लोगों का वो ये है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह मान्यता पर आधारित है। प्रश्न है, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह मान्यता पर आधारित है। बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर, ऑप्शन बी खुली अर्थव्यवस्था की मान्यता पर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बता दें कि जो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का सर्कुलर फ्लो है, वो आय के सर्कुलर फ्लो में, आय के चक्रीय प्रवाह में दो क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? तो एक परिवार क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र। इस प्रश्न को ये बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है या खुली अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है, इसको समझने के पहले हम लोग दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह को बहुत बेहतर तरीके से समझ लें और यहाँ से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करें। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो आय का चक्रीय प्रवाह है, ये दो क्षेत्रों के बीच में होता है। एक परिवार क्षेत्र और दूसरा उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र। अब ध्यान से देखा जाए, हम लोग एक बेसिक बात जानते हैं कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हम लोग जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार का होता है, एक बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा खुला अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। तो ये बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। हम लोगों को पता है कि परिवार क्षेत्र के पास उत्पादन के साधन होते हैं। परिवार क्षेत्र के पास उत्पादन का साधन रहता है। परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधनों की पूर्ति, मतलब कौन कौन सा उत्पादन का साधन रहता है, तो इसके पास उत्पादन के साधन का ये पूर्ति करता है। उत्पादन के साधन की पूर्ति परिवार क्षेत्र के द्वारा उत्पादक क्षेत्र को किया जाता है। और उत्पादन के साधन में ये भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये जो उत्पादन के साधन हैं, ये उत्पादन का साधन परिवार क्षेत्र के पास है और परिवार क्षेत्र इन साधनों को दे देता है उत्पादक क्षेत्र को। उत्पादक क्षेत्र इन साधनों के सहायता से उत्पादन करता है वस्तुओं का और सेवाओं का। स्वाभाविक बात है, उत्पादक क्षेत्र जो उत्पादन किया
अपने उत्पादन को, वस्तु और सेवा का जो उत्पादन किया, उत्पादन को ये अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति किसको कर देगा? तो परिवार क्षेत्र को कर देगा। तो उत्पादक क्षेत्र वस्तु तथा सेवा की पूर्ति करता है। सेवा की पूर्ति किसको किया भाई? तो ये उत्पादन के साधनों की पूर्ति परिवार क्षेत्र को कर दिया। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये था कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह किस मान्यता पर आधारित है। तो हम लोग देख लिए कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है, क्लोज्ड इकोनॉमी की मान्यता पर आधारित है। दूसरा सवाल यहां से बनता है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में कौन कौन शामिल रहते हैं, या किनके बीच में आय का चक्रीय प्रवाह होता है। तो दो क्षेत्र, एक परिवार क्षेत्र और दूसरा उत्पादक क्षेत्र। फिर हम लोग ये चर्चा किए कि परिवार क्षेत्र के पास उत्पादन का साधन है, ये उत्पादन का साधन दे दिया उत्पादक को। इन्हीं साधनों की सहायता से उत्पादक उत्पादन किया वस्तुओं का और सेवाओं का। वस्तु और सेवा ये दे देता है परिवार क्षेत्र को। ध्यान देने वाली बात है, इसे हम लोग कहते हैं मौद्रिक, इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह। कई बार वास्तविक प्रवाह से ऑब्जेक्टिव बने हैं कि आखिर ये वास्तविक प्रवाह क्या है। वास्तविक प्रवाह का मतलब है कि परिवार क्षेत्र उत्पादन का साधन उत्पादक को दिया, उत्पादक क्षेत्र इन साधनों की सहायता से वस्तु और सेवा का उत्पादन किया और वस्तु और सेवा की पूर्ति परिवार क्षेत्र को कर दिया। इसे हम लोग दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का वास्तविक प्रवाह कहते हैं। तो वास्तविक प्रवाह का मतलब हम लोग देख लिए। देखिए, वास्तविक प्रवाह से एक बार प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान दिया जाए। वास्तविक प्रवाह से एक बार प्रश्न था कि वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है। ऑप्शन ए वस्तुओं का प्रवाह, ऑप्शन बी सेवाओं का प्रवाह, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देख लिए कि वास्तविक प्रवाह में वस्तुओं का प्रवाह और सेवाओं का प्रवाह दोनों शामिल रहता है। वास्तविक प्रवाह क्या है, फिर से रिपीट कर दें। परिवार क्षेत्र के पास उत्पादन का साधन था, उत्पादन का साधन उत्पादक को दे दिया, उत्पादक इन साधनों की सहायता से उत्पादन किया वस्तुओं का और सेवाओं का, ये वस्तु और सेवा दे दिया परिवार क्षेत्र को। इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रवाह। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का वास्तविक प्रवाह। यहां मौद्रिक प्रवाह भी एक शब्द आएगा कि आखिर ये मौद्रिक प्रवाह क्या है। मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो। तो ध्यान से देखिएगा, परिवार क्षेत्र उत्पादक को उत्पादन का साधन दिया था, भूमि दिया था, पूंजी दिया था, श्रम दिया था, संगठन दिया था, साहस दिया था। तो स्वाभाविक सी बात है, फ्री में नहीं दिया होगा। उत्पादक को इसके बदले में परिवार क्षेत्र को क्या देना होगा? तो परिवार क्षेत्र को देना होगा साधन सेवा का भुगतान करना होगा। साधन सेवा का भुगतान। हम लोग अभी तक जो देखे कि परिवार क्षेत्र उत्पादक को दिया था उत्पादन का साधन, इन्हीं उत्पादन के साधनों से उत्पादक उत्पादन किया। जब उत्पादन हो गया तो उत्पादक को परिवार क्षेत्र को देना पड़ा साधन सेवा का भुगतान। भूमि के बदले में क्या देगा भाई? तो भूमि के बदले में लगान देगा, रेंट देगा। पूंजी के बदले में ब्याज देगा, लेबर के बदले में मजदूरी देगा, साहस के बदले में लाभ देगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि उत्पादक क्षेत्र साधन सेवा का भुगतान किसको किया? परिवार क्षेत्र को किया। इससे परिवार क्षेत्र के पास पैसा आया। एक छोटा सा बात आप समझ रहे होंगे, एक बारीक बात समझ रहे होंगे कि उत्पादक क्षेत्र का जो खर्चा था, ये परिवार क्षेत्र का इनकम था। उत्पादक क्षेत्र का जो खर्च है, ये परिवार क्षेत्र के लिए इनकम है। अब स्वाभाविक बात है कि परिवार क्षेत्र के पास जब इनकम आ गया तो परिवार क्षेत्र अपनी जरूरत को पूरा करना चाहेगा, वस्तु को खरीदना चाहेगा, सेवा को खरीदना चाहेगा।
और वस्तु और सेवा कौन बनाया था? उत्पादक बनाया था। हम लोग देख रहे हैं कि उत्पादक क्षेत्र वस्तु और सेवा की पूर्ति किसको किया था? परिवार क्षेत्र को। फ्री में वस्तु और सेवा उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को नहीं किया होगा। इसके बदले में परिवार क्षेत्र को पेमेंट करना पड़ेगा। परिवार क्षेत्र को वस्तु और सेवा के लिए पैसा देना होगा। वस्तु तथा सेवा के लिए ये भुगतान करेगा, पेमेंट करेगा। कौन? परिवार क्षेत्र। किसको पेमेंट करेगा? उत्पादक को। क्यों पेमेंट करेगा? क्योंकि परिवार क्षेत्र उत्पादक की वस्तु और सेवा को खरीदा था। तो हम लोग ये देखें कि यहाँ इनकम का फ्लो हो रहा है। उत्पादक क्षेत्र साधन सेवा का भुगतान किया परिवार क्षेत्र को लगान दिया, ब्याज दिया, मजदूरी दिया, लाभ दिया। अब परिवार क्षेत्र के पास जब पैसा आया तो ये अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उत्पादक की वस्तु और सेवा को खरीदा। मतलब यह है कि परिवार क्षेत्र जो खर्च किया वो उत्पादक क्षेत्र के लिए इनकम था, और उत्पादक क्षेत्र जो खर्च किया ये परिवार क्षेत्र के लिए इनकम था। तो ये मौद्रिक प्रवाह क्या है? मौद्रिक प्रवाह का मतलब है कि उत्पादक क्षेत्र साधन सेवा का भुगतान किया किसको? परिवार क्षेत्र को। और परिवार क्षेत्र जो है उत्पादक की वस्तु और सेवा को खरीदा, तो इनकम का फ्लो परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर हो गया। अब एक बात जो हम लोगों को समझना चाहिए वो ये है, यहाँ कहीं भी सेविंग नहीं दिख रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि उत्पादक क्षेत्र के पास जो पैसा आया परिवार क्षेत्र सारा पैसा खर्च कर दिया और वो पैसा चला गया उत्पादक क्षेत्र के पास। कहीं भी बचत नहीं हो रहा है। मतलब कहीं भी बैंक का कोई जिक्र नहीं है, वित्तीय संस्थाओं का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ ये पता चल रहा है कि उत्पादक क्षेत्र का अपना पूरा इनकम खर्च कर दे रहा है, परिवार क्षेत्र अपना पूरा इनकम खर्च कर दे रहा है। जो आज के परिदृश्य में यह बात प्रासंगिक नहीं है, यह बात बहुत समझ में नहीं आने वाला है। हम लोग जितना कमाते हैं 100% खर्च नहीं करते हैं, उसका सेविंग भी करते हैं। तो ये उस टाइम की बात है जब वित्तीय संस्था नहीं रहा होगा, सरकार नाम की कोई संस्था नहीं रही होगी, तो अर्थव्यवस्था बहुत सरल रहा होगा। उस समय इस तरह का चक्रीय प्रवाह होता होगा, लेकिन वर्तमान समय में इस तरह का कोई चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था में देखने के लिए नहीं मिलता है। अब ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से जो हम लोग देख लिए कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह किन दो क्षेत्रों के बीच में होता है? तो एक परिवार क्षेत्र और दूसरा उत्पादक क्षेत्र। दूसरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह किस मान्यता पर आधारित है? बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता या खुली अर्थव्यवस्था की मान्यता, या दोनों? तो हम लोग देख लिए दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। फिर यहां से वास्तविक प्रवाह से प्रश्न रह सकता है और मौद्रिक प्रवाह से प्रश्न रह सकता है कि मौद्रिक प्रवाह क्या था। तो हम लोग देखें कि उत्पादक क्षेत्र साधन सेवा का भुगतान किया परिवार क्षेत्र को। मतलब उत्पादक क्षेत्र से पैसा का जो प्रवाह है वो परिवार क्षेत्र की ओर आया। परिवार क्षेत्र उत्पादक की वस्तु और सेवा को खरीदा, तो पैसा का जो प्रवाह है वो परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर हो गया। इसको हम लोग कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। और वास्तविक प्रवाह क्या था? परिवार क्षेत्र उत्पादन का साधन उत्पादक को दिया, उत्पादक इन साधनों से वस्तु और सेवा का उत्पादन किया, और वस्तु और सेवा किसको दे दिया? परिवार क्षेत्र को। इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रवाह। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव रह सकते थे, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से देख लिया है। विश्वास है पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अपने परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से देखा जाए। प्रश्न है चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? ऑप्शन ए वास्तविक प्रवाह, ऑप्शन बी मौद्रिक प्रवाह, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो हम लोग अपनी चर्चा के दौरान देख लिए कि आय के चक्रीय प्रवाह में वास्तविक प्रवाह भी शामिल होता है और मौद्रिक प्रवाह भी शामिल होता है। इसका मतलब चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है, तो वास्तविक प्रवाह भी और मौद्रिक प्रवाह भी। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए तथा बी दोनों। चलिए तीसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्न में कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए परिवार क्षेत्र, ऑप्शन बी फर्म, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का पूरा चक्रीय प्रवाह को आप लोग समझिए। इससे और भी जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग बहुत बारीकी से देखिए। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो आय का चक्रीय प्रवाह है वो इन तीन क्षेत्रों के बीच में होता है। एक सरकार, दूसरा परिवार क्षेत्र, तीसरा उत्पादक क्षेत्र या फर्में, तो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में ये तीन क्षेत्र शामिल होते हैं। कौन कौन? सरकार, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। तो इस सवाल का आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। सवाल था तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्न में कौन शामिल है? परिवार, फर्म, सरकार, इनमें से सभी। तो इसका मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। लेकिन तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान और बहुत सरल चीज है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब सरकार नाम की संस्था आ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि वित्तीय बाजार भी विकसित हो गया होगा। वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, इसके अंतर्गत बैंक, बीमा कंपनी, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो ध्यान से देखा जाए, सरकार आय के चक्रीय प्रवाह को कैसे प्रभावित करती है? हम लोगों को पता है सरकार हम लोगों को कई बार हम लोगों के पैकेट में पैसा डाल देती है। लोगों के पैकेट में सरकार पैसा कई बार डाल देती है। कैसे? बिना काम किए सरकार हम लोगों को दे देती है हस्तांतरणीय भुगतान। हस्तांतरणीय भुगतान समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये हस्तांतरणीय भुगतान है क्या? हस्तांतरणीय भुगतान का क्या मतलब है? हम लोग देखें कि सरकार परिवार क्षेत्र को देती है हस्तांतरणीय भुगतान। हम लोगों को पता है कि हस्तांतरणीय भुगतान का मतलब होता है एक तरफा भुगतान। हस्तांतरणीय भुगतान का मतलब होता है कि पेमेंट सिर्फ एक तरफ से होगा, दूसरे तरफ से नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, ये हस्तांतरणीय भुगतान है। माता पिता आपको पैकेट मनी देते हैं, ये भी हस्तांतरणीय भुगतान है। ठीक उसी प्रकार से सरकार परिवार क्षेत्र को वृद्धा पेंशन देती है। सरकार परिवार क्षेत्र को विकलांगता पेंशन देती है। सरकार परिवार क्षेत्र को छात्रवृत्ति देती है। ये हस्तांतरणीय भुगतान के अंतर्गत आता है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बन सकता है कि क्या हस्तांतरणीय भुगतान को राष्ट्रीय आय के गणना में शामिल किया जाता है? तो आप लोगों को स्पष्ट हम बता दें कि हस्तांतरणीय भुगतान को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरणीय भुगतानों को हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करने में शामिल नहीं करते हैं। हस्तांतरणीय भुगतान कैसा भुगतान होता है? तो एक तरफा भुगतान होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हम लोग। प्राकृतिक आपदा के समय सरकार लोगों की मदद करती है, ये भी हस्तांतरणीय भुगतान है। सरकार वृद्धा पेंशन देती है, सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, सरकार विकलांगता पेंशन देती है। ये सारे खर्च हस्तांतरणीय भुगतान के श्रेणी में आते हैं। तो सरकार परिवार क्षेत्र को हस्तांतरणीय भुगतान
देती है? सरकार के द्वारा परिवार क्षेत्र को सेवा का भुगतान भी किया जाता है। सेवा के लिए भुगतान भी किया जाता है। इसका क्या मतलब है भाई? कि सरकार को चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक कहां से मिलता होगा? परिवार क्षेत्र से। तो उनके लिए सरकार को वेतन देना पड़ता होगा, उनके सेवा का पेमेंट करना पड़ता होगा। तो सरकार परिवार क्षेत्र को क्या क्या की? हस्तांतरणीय भुगतान की। सरकार परिवार क्षेत्र को सेवा के लिए भुगतान की। तो इस तरह से इनकम का जो फ्लो है, आय का जो प्रवाह है, वो सरकार से परिवार क्षेत्र की ओर हो रहा है। अब एक बात देखिएगा, परिवार क्षेत्र सरकार को टैक्स देता है। परिवार क्षेत्र के द्वारा सरकार को टैक्स दिया जाता है। मतलब यहाँ इनकम का फ्लो परिवार क्षेत्र से सरकार की ओर हो रहा है। तो हम लोगों ने समझा कि शुरू में इनकम का फ्लो कहाँ से हो रहा था? सरकार से परिवार क्षेत्र की ओर, फिर परिवार क्षेत्र से सरकार की ओर। जब परिवार क्षेत्र सरकार को टैक्स दिया तो इनकम का फ्लो परिवार से सरकार की ओर हुआ। अब ध्यान से देखने की जरूरत है कि सरकार उत्पादक को अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। अनुदान या आर्थिक मदद। इस तरह से सरकार के कारण इनकम का जो फ्लो है वो उत्पादक क्षेत्र की ओर हुआ। उत्पादक की वस्तुओं को सरकार खरीदती है। उत्पादक की जो वस्तु है इसे सरकार खरीदने का काम करती है। मतलब वस्तु के लिए भुगतान, वस्तु के लिए पेमेंट करेगी। तो हम लोग देखें कि सरकार के कारण उत्पादक क्षेत्र को आय प्राप्त हुआ। अब उत्पादक क्षेत्र जो है ये गवर्नमेंट को टैक्स देता है, टैक्स। तो आय का जो फ्लो है ये उत्पादक क्षेत्र से सरकार की ओर हुआ। अब एक बात हम लोगों को समझना है, हम लोग अपना सेविंग कहाँ रखेंगे? हम लोग अपना बचत वित्तीय बाजार में रखते हैं। हम लोगों को कर्ज की जरूरत होता है तो कर्ज कहाँ से मिलता है? तो वित्तीय बाजार से मिलता है। सरकार अपना बचत कहाँ रखेगी? सरकार भी अपना बचत रखती है वित्तीय बाजार में। सरकार को भी एक कर्ज देता है, ऋण। उत्पादक क्षेत्र भी अपना सेविंग कहाँ रखेगा? अपनी बचत को रखा कहाँ? तो वित्तीय बाजार में। अब उत्पादक क्षेत्र को भी ऋण मिलता है वित्तीय बाजार से। विश्वास है यहां तक बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, परिवार क्षेत्र उत्पादक की वस्तु और सेवा को खरीदता है। परिवार क्षेत्र उत्पादक की वस्तु और सेवा को खरीदता है। मतलब वस्तु तथा सेवा का क्रय करेगा ये। तो परिवार क्षेत्र के कारण उत्पादक क्षेत्र की वस्तु और सेवा बिकेगा। इससे उत्पादक क्षेत्र को आय प्राप्त होगा। और हम लोग ये भी देखे थे कि उत्पादक क्षेत्र जो है ये परिवार क्षेत्र को साधन सेवा का भुगतान करता है। साधन सेवा का भुगतान करेगा। साधन सेवा क्या था ये भी हम लोग देख लिए थे। इसमें किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ। क्योंकि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन का साधन दिया था, इसलिए उत्पादक क्षेत्र उसको साधन सेवा का भुगतान करता है। तो इनकम का जो सर्कुलर फ्लो है अर्थव्यवस्था में इन तीनों क्षेत्रों के बीच में कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से बता दें, सरकार के पास इनकम कहां से आ रहा है? तो टैक्स के माध्यम से। ये परिवार क्षेत्र से भी टैक्स ले रहा है और उत्पादक क्षेत्र से भी टैक्स ले रहा है। सरकार
परिवार क्षेत्र को हस्तांतरणीय भुगतान की। सरकार के द्वारा परिवार क्षेत्रों को सेवा का भुगतान किया गया। इससे इनकम का फ्लो सरकार से परिवार क्षेत्र की ओर हुआ और सरकार से उत्पादक क्षेत्र की ओर भी इनकम का फ्लो हो रहा है। देखा जाए एक बात, यहाँ से हम लोग सरकार के बजट सिस्टम को भी समझ सकते हैं। इस 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह से सरकार के बजट तंत्र को, बजट सिस्टम को समझ सकते हैं। मान लीजिए सरकार अपने इनकम से कम खर्च कर रही है, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के ऊपर अगर अपने इनकम से कम खर्च कर रही है तो हम लोग जानते हैं अतिरिक्त बजट। सरकार अपने इनकम के बराबर खर्च कर रही है, संतुलित बजट। अपने इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है तो घाटे का बजट। तो यहाँ से बजट सिस्टम को भी समझा जा सकता है। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे कि 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह में कौन कौन शामिल रहते हैं, तो एक सरकार, दूसरा परिवार क्षेत्र और तीसरा उत्पादक क्षेत्र। तो आय का सर्कुलर फ्लो इन 3 क्षेत्रों के बीच में होगा, सरकार, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। अगला सवाल यहाँ से बन सकता था कि 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह किस मान्यता पर आधारित है? बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ दुनिया के दूसरे देशों का चक्रीय प्रवाह में क्या रोल है ये नहीं बताया जा रहा है। दूसरे देशों का क्या रोल है इससे हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह बंद अर्थव्यवस्था के अजम्पशन पर आधारित है। तो ये सवाल हो सकता था। हस्तांतरणीय भुगतान से भी सवाल हो सकता है कि हस्तांतरणीय भुगतान क्या है। तो हस्तांतरणीय भुगतान एक तरफा भुगतान है। हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, प्राकृतिक आपदा के समय सरकार द्वारा लोगों को किया जाने वाला मदद, ये सभी हस्तांतरणीय भुगतान है। हस्तांतरणीय भुगतान से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि हस्तांतरणीय भुगतान को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो सिंपल सा जवाब है कि हस्तांतरणीय भुगतानों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरणीय भुगतानों को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास किए। अब देखिए एक महत्व का सवाल है, एक महत्व का और सवाल ये है कि ध्यान से सुनिएगा, आय का वह भाग जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता है कहलाता है। रिपीट कर दें, आय का वह भाग जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए, आय का रिसाव, लीकेज ऑफ इनकम। ऑप्शन बी, आय का अंतःक्षेपण, इंजेक्शन ऑफ इनकम। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बता दें, आय का वह भाग जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं किया जाता वो आय का रिसाव कहलाता है, लीकेज ऑफ इनकम कहलाता है। तो एक बात देखिएगा कि लीकेज ऑफ इनकम है क्या। लीकेज ऑफ इनकम का मतलब है आय का वह भाग जिसे हम लोग बचा के रख लेते हैं, जो आय के प्रवाह में जो पैसा वापस नहीं जाता है उसे हम लोग कहते हैं लीकेज ऑफ इनकम। लीकेज ऑफ इनकम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टैक्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टैक्स। जैसे सरकार जो टैक्स ले लेती है परिवार क्षेत्र से, जो उत्पादक क्षेत्र से, ये लीकेज ऑफ इनकम का एग्जाम्पल है। ये पैसा आय के सर्कुलर फ्लो से बाहर हो जाता है। एग्जाम्पल हो सकता है आयात। हम लोग आयात करने के ऊपर, जैसे हम लोग 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में इनकम का जब सर्कुलर फ्लो पढ़ेंगे तो उसमें आयात और निर्यात का क्या रोल है ये भी हम लोग देखेंगे। जब हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं तो वह पैसा भी देश के सर्कुलर फ्लो से बाहर चला जाता है। तो आयात भी बचत, आयात, कर, ये सभी किसके श्रेणी में आएंगे? तो ये सभी आय के रिसाव के श्रेणी में आएंगे। इससे राष्ट्रीय आय पर
संकुचन होने वाला प्रभाव पड़ेगा। आय के रिसाव से, आय का जो रिसाव है, इससे राष्ट्रीय आय पर संकुचन उत्पन्न होगा, राष्ट्रीय आय घटेगा इससे। तो हम लोग देख लिए तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह से कैसे कैसे प्रश्न हो सकते थे, और इसका उल्टा जब हम लोग चर्चा आय के रिसाव पर कर लिए, तो हम लोगों को चर्चा कर लेना चाहिए आय का अंतःक्षेपण क्या है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आय में होने वाली वृद्धि जो चक्रीय प्रवाह में बाहर किसी ढंग द्वारा प्राप्त होता है, जैसे सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, निवेश, निर्यात, ये सभी किसके श्रेणी में आएंगे? तो ये सभी आएंगे आय के अंतःक्षेपण या इंजेक्शन ऑफ इनकम। जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है, तो ये सार्वजनिक व्यय कहीं न कहीं आय के सर्कुलर फ्लो में शामिल होता है। आय के सर्कुलर फ्लो को गति देने का काम करता है सार्वजनिक व्यय। जब इन्वेस्टमेंट होता है, तो इससे भी सर्कुलर फ्लो में वृद्धि होती है। जब निर्यात किया जाता है, तो इससे भी हम लोगों के देश में पैसा आता है। तो ये सभी हम लोगों ने यहाँ से देख लिया ऑब्जेक्टिव, वास्तविक यहाँ से आय का रिसाव और आय का अंतःक्षेपण। अंतःक्षेपण क्या है, आय का रिसाव क्या है, ये भी हम लोग देख लिए। चलिए हम लोग एक बार जो अभी तक देखे हैं वहां से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, एक बार हम रिपीट कर दें। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह किस मान्यता पर आधारित है? तो बंद अर्थव्यवस्था। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह किस मान्यता पर आधारित है? तो वो भी बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन जैसे ही हम लोग चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, उस पर चर्चा हम लोगों को कल केंद्रित करना है। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह ये खुली अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है। खुली अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। हम लोग मौद्रिक प्रवाह को भी समझे, हम लोग वास्तविक प्रवाह को भी समझे। चलिए आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपनी तैयारी को एकदम निरंतर बढ़ाते रहिए।